गुड इवनिंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल्स क्या होता है, मोल्स निकालते कैसे हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और आपका एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। इसके बारे में डिफरेंस भी बताया था कि इनका डिफरेंस आप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम्स के बारे में कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, हमें अभी तक पता है कि 1 मोल में क्या होता है, एन एटम। तो 1 मोल में अगर एन एटम है तो 2 मोल्स में क्या हो जाएगा, 2 एन एटम। ठीक है, या पार्टिकल्स कह सकते हो, पार्टिकल्स की जगह पे एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी आ सकता है। हम अभी एटम की बात कर रहे हैं तो हम एटम बोलेंगे। अगर 3 मोल की बात करें तो 3 Na एटम्स हो जाएगा। तो यानी हमें पता क्या चल रहा है कि किसी का भी अगर नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो हम उसके नंबर ऑफ मोल से Na को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, हम मल्टीप्लाई कर दें Na से, तो नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 40 kg ऑफ नियोन। अब इस 40 kg ऑफ नियोन में नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, और ये क्या हो जाएगा आपका 40। अब देखो, हमने देखा था कि जो भी गिवन मास है वो किस में होना चाहिए, आपका ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, और डिवाइड कर देंगे किससे, इसका एटॉमिक मास यूनिट नहीं, ग्राम एटॉमिक मास यानी कि GAM 40 से। अब ये 40 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 40 और 40 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ अब देखो, जैसी नंबर ऑफ मोल्स आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ को Na से, यानी एवोगाड्रो नंबर। आप चाहे तो यहाँ के वैल्यू लिख के भी मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6.023 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, तो 23 और 3 26 हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻26। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। अगेन द फर्स्ट थिंग इज आपको यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 kg है, न्यू केजी है, तो 600 को जब आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 से किया तो 600 न्यू केजी से ये 600 केजी में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, पहले न्यू केजी को हमने केजी में कन्वर्ट किया, यानी कि 600 न्यू केजी से केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका ये कन्वर्ट हो चुका है आपका केजी में, अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपका 10⁻³ से, क्योंकि केजी से ग्राम में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो चुका ग्राम में। अब देखो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो कार्बन का आपका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स यहाँ पे, 50 टाइम। ठीक है, 12 5 जो 60, 12×5 = 60 भी कह सकते हो, तो 50 टाइम्स हो गए यहाँ पे। अब देखो, ये 10⁻³ है और यहाँ पे एक जीरो 4 हो गया, 4 और यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 में से, तो कितना बच जाएगा आपका 10⁻⁻²। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। एक बार जब नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो हम नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, अगेन द सेम थिंग, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, हम एवोगाड्रो नंबर से। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 60 AMU है। ठीक है, 60 AMU। तो सबसे पहले आप कन्वर्जन करना सीखो कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ग्राम में ना हो तो ग्राम, पहले उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 60/Na। अब इसको Na में ही रखो, नंबर ऑफ मोल्स को जब निकालना हो तो 60/Na क्या हो जाएगा आपका, ये तो ग्राम में आ गया, और फिर हम डिवाइड करेंगे 1/12 से। ठीक है, पहले हमने इसका कन्वर्जन किया। अब कन्वर्जन करने के लिए दो तरीका था, या तो हम 60 को Na से डिवाइड कर दें तो ग्राम में आ जाएगा, और सेकंड कंडीशन हमारे पास था कि अगर हम क्या करते हैं 60 को मल्टीप्लाई कर देते 1.6 इंटू 10⁻⁻24। बट हमने इस कंडीशन में इसलिए लिया ताकि बाद में जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, Na कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 और 60 कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये आ चुका 5/Na मल्टीप्लाई Na। तो Na कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ 5 एटम्स।
क्लियर है। ये देखो कितना ज़्यादा आइटम्स है यहाँ पे और यहाँ पे 5 आइटम्स। ये सब यूनिट का कमाल है, ठीक है। यूनिट जैसा होगा वैल्यूज वैसे आएंगी। तो यूनिट को ध्यान रखना कि यूनिट क्या है। केजी में और एएमयू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एएमयू का मतलब होता है मीन्स आपका 10⁻⁻4 kg 27 kg, सॉरी 10⁻⁻27 kg होता है 1.6 इंटू। तो इतना कम वैल्यू होता है एएमयू का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22.4 ग्राम ऑफ Fe। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर दो। अब देखो Fe का हमने नहीं लिखा था तो Fe का लिख लो। Fe का क्या होता है 56, तो 56 हो गया। और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.4 टाइम्स आएगा, 0.4, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, अगेन सेम थिंग। नंबर ऑफ एटम्स के लिए बहुत सिमिलर है, सारे क्वेश्चन एक जैसे जा रहे हैं। आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सेकंड सेम थिंग, नंबर अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हम इसका वैल्यू लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और वहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स पे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और मोलेकुलरिटी। वैसे ये तो बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको ये पहले से आता है तब इसे स्किप कर सकते हो, अदरवाइज बहुत बेसिक है, अब इसे समझ भी सकते हो अगर आपको नहीं आते ये सारी चीज़ें। चलिए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स को शॉर्ट डेफिनेशन, सबसे शॉर्ट डेफिनेशन अगर कहूँ तो ग्रुप ऑफ एटम्स, हालांकि एटम्स कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रुप्स ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उसको मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स की बात होती है तो साथ में एक मॉलिक्युलरिटी आती है। मॉलिक्युलरिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। जैसे CO2 क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, इसे हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। C6H6O6 तो क्या बन गया, एक ग्लूकोज, इसका नाम ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। जैसे यहाँ पे क्या है, मोहर सॉल्ट है, तो ये भी मॉलिक्यूल्स है। पोटास एलम या पोटाशियम एलम भी कहते हैं, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। KMnO4, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका पोटाशियम परमैंगनेट, ये भी आपका मॉलिक्यूल्स है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की मोलेकुलरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलेकुलरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3, तो मोलेकुलरिटी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन के 2 एटम, कार्बन के 1 एटम। नेक्स्ट देखो ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं, तो ग्लूकोज में कितने हो जाएंगे टोटल, 6 और 6 12 और 12 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये आपका मोहर सॉल्ट है। ऐसे फॉर्मूलों का अगर आप अभी से याद करो तो आगे चल के कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। अब देखो मोहर सॉल्ट में यहाँ पे जो 6H2 है, हम इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है आप बाद में सीखोगे, फिर भी थोड़ा सा आप यहाँ पे नॉलेज ले लो कि अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल्स को, इस मोहर सॉल्ट को हीट करोगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे आपके पास पोटासियम है, ये पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ये आपके पास सिंपल क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट। ओके, तो टोटल अगर हम काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ एटम्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 2 और +4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ पे देखो 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 10, तो 10 और 6 कितने हो गए आपके 16 और 4 20 + 1 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6 18, तो 18 + 21 क्या हो जाएगा टोटल 39। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 39 है, तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा 39। इसी तरह से पोटास एलम का काउंट करोगे तो अब काउंट करके देखना, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे पोटास एलम में 96, ठीक है। यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट की बात करें तो कितने हो जाएंगे, इसको हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। अभी क्या हो जाएगा 1 और 1 2 2 और 4 6, तो टोटल कितने हो जाएगा इसकी मोलिकुलरिटी 6। अब इस मोलिकुलरिटी के बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की बात करें तो क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी। पहला आपका मोनोएटॉमिक, ठीक है। मोनोएटॉमिक की बात करें तो मोनोएटॉमिक वो होंगे जिसमें क्या होंगे, एक ही एटम होंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इज 1, यानी कि M = क्या हो जाएगा 1। अगर वह M = 1 है तो हम इसे कहेंगे मोनोएटॉमिक। एग्जाम्पल में जैसे Na, ठीक है, लिथियम या फिर मैग्नीशियम की बात कर ले या फिर पोटाशियम की बात कर ले, तो ये सारे क्या आपका मोनोएटॉमिक है, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक यानी कि जहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ एक होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बेसिस पे डायटॉमिक।
डायटोमिक में क्या होगा, डायटोमिक में आपका मोलिकुलरिटी 2 होगी, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पे मोलिकुलर डायटोमिक में मोलिकुलरिटी 2 होगी, यानी 2 एटम्स होंगे। अब डायटोमिक की बात करें तो डायटोमिक 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एक आपका होमो एटॉमिक और एक हेट्रोएटॉमिक। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो होमो मतलब सेम, यानी कि आपके पास सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे H2 दोनों एटम्स क्या है, सेम है, तो ये हो गया होमो में सेम एटम्स के बने होंगे, या फिर O2, ठीक है, या फिर N2, तो ये सारे क्या है आपका होमो एटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक कौन से हो जाएंगे, जो डिफरेंट एटम से बने होंगे, जैसे HCl, HBr, ठीक है, HI, ये सारे क्या हैं आपके पास अलग अलग एटम से बने हैं, दोनों एटम्स डिफरेंट है, तो हम इसे कहेंगे हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। या फिर NaCl, KBr, ये सारे क्या होंगे आपके डायटोमिक में, फिर इसको हेट्रोएटोमिक कहेंगे। जैसे आपका डायटोमिक है, नेक्स्ट है आपके पास ट्राई एटॉमिक सब्सटेंस। ट्राइएटॉमिक क्या होगा आपका, मोलिकुलरिटी 3 होंगी, यानी कि 3 होंगे। यहाँ पे भी 2 लेंगे हम लोग, एक हो जाएगा आपका होमो, अब शॉर्ट में मैं लिखूंगा होमो, और एक हो जाएगा हेट्रो, ठीक है। होमो में सेम, ट्राइएटॉमिक में क्या लेंगे हम लोग, तो ट्राइएटॉमिक में आपके पास जैसे आ जाता है O3, ओजोन। और हेट्रोएटॉमिक में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, H2 आ गया, MgCl2 आ गया, ठीक है, या फिर H2S आ गया, ये सारे क्या है आपका हेट्रोएटॉमिक, 3 एटम से, तो इसे हम कहेंगे ट्राइएटॉमिक। तो आई होप ये क्लियर है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बाद टेट्राएटॉमिक का। तो नेक्स्ट है टेट्राएटॉमिक। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम टेट्राएटॉमिक किस तरह से लिखेंगे। तो टेट्राएटॉमिक 4 एटम होंगे, टेट्राएटॉमिक, ठीक है, अब चाहे तो सब्सटेंस कह सकते हो या फिर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि हम सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। टेट्राएटॉमिक जहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम 4 होंगे। होमो एटॉमिक की बात करें तो होमो एटॉमिक में यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे P4 क्या बन जाएगा आपका होमो एटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक में, तो हेट्रो में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो हेट्रो में हो जाएगा जैसे आपके पास HNO2 हो गया, या फिर SO3 हो गया, या फिर NH3 हो गए, तो ये सारे केस में 4 एटम्स हैं, तो ये सारे हो जाएंगे टेट्राएटॉमिक। इसके बाद एक लास्ट हम लोग करते हैं पॉलीएटॉमिक, यानी कि टेट्रा के बाद जो आपके पास पेंटाएटॉमिक हम नहीं कहते, उसके बाद हम लोग पॉली में ले लेते हैं, यानी 4 तक मैक्सिमम हम काउंट करते हैं, उसके बाद पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो ये आपके पास पॉली एटॉमिक, बट फिर भी अगर मान लो 5 है तो हम उसे कह सकते हैं पेंटा, और 6 के लिए हेक्साटॉमिक, हेप्टाटॉमिक और ऑक्टाटॉमिक, इस तरह से चलते रहेगा, बट मैक्सिमम 4 तक आते हैं, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ती। पॉलीएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलरिटी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन 4 कह सकते हो, ग्रेटर देन 4, ठीक है, क्योंकि 4 तक हमने टेट्राएटॉमिक तक मान लिया है। तो जैसे आपके पास होमो के लिए तो हमने यूज कर सकते हैं कौन सा, तो होमो के लिए आपका एसिड, और हेट्रो के लिए जैसे हेट्रो के लिए H2SO4 या फिर KMNO4, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पॉलीएटॉमिक। तो आई होप अब क्लियर है आपका कि आपके पास सब्सटेंस को कैसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। चलिए नेक्स्ट, अब जब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी जान चुके हैं, तो अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस किया था, इन द सिमिलर वे आपका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या था, मास ऑफ 1 एटम, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी हम लोग AMU से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अगर H2 है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का अगर मास को देखना हो H2 का, तो हम क्या कहेंगे, एक हाइड्रोजन का अगर एटम्स होता, एक एटम्स हाइड्रोजन का तो 1 होता मास, तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2, और यूनिट क्या लिखेंगे AMU।
अब देखो कई बार क्या है ना, कन्फ्यूजन होने लगता है बच्चों को कि सर हम लोग ने एक एटम का मास को 1 mu कहा और 1 मॉलिक्यूल्स का मास AMU कह रहे हैं, दोनों ही जगह पे AMU कह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होने लगता है, बट इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई में ही समझो कि 1 एटम्स का मास भी AMU में रिप्रेजेंट करेंगे और 1 मॉलिक्यूल्स का मास को भी AMU में। और इस कन्फ्यूजन की वजह से इस AMU को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया U से, ठीक है। और U क्या होता है आपका, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो U को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, जैसे कोई भी एक एटम का मास को हम लोग AMU कह रहे थे, हम उसे U भी कह सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था कि जैसे आपको गिवन हो कि 60 ग्राम ऑफ U, या फिर सॉरी 60 U ऑफ हीलियम, 60 U ऑफ हीलियम मतलब क्या हो जाएगा, एक एटम का मास गिवन है। तो AMU हो या फिर U हो, दोनों ही सेम यूनिट है, AMU को ही रिप्लेस किया गया था U से। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, AMU ना लिख के U लिखेंगे। चलिए, जैसे आपके पास अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 2 एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, एक एटम का 16, 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 32U। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके पास P4 है, तो P4 में कितने एटम्स है, 4, एक आपका मास, एक एटम्स का मास होता है 31, 4 एटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो गया U, क्लियर है। या फिर मान लो अगर आपको गिवन हो O3 यानी कि ओजोन, तो एक का होता है 16 अभी हमने देखा, और 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 48U। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी एक एटम का। या फिर मान लो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के लिए आ जाएगा 6, सॉरी कार्बन के लिए आ जाएगा 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा 16 × 2, तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 44U, ठीक है। तो जो भी एटम्स होंगे उनके जो हमने एटॉमिक मास देखा था उनको एडअप करके जो टोटल मास होगा वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। चलो मॉलिक्यूलर मास क्लियर है, तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, इन द सिमिलर वे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। वहाँ पे हमारा एक एटम्स यानी कि 1 मोल ऑफ एटम का होता है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात होगी, यानी कि मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लो, या फिर इतनी मॉलिक्यूल्स का मोल्स निकाल लो, दोनों ही क्या हो जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल का मास को हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल में, और हमें पता है कि वहाँ पे हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था ग्राम एटॉमिक मास को, तो ग्राम एटॉमिक मास को हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राम में। इन द सिमिलर वे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में। जैसे CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा आपका GMM, यहाँ पे आ जाएगा 44 आया था वहाँ पे। अब देख लेना एक बार काउंट करके, क्या था 16 2 32 प्लस 12 44, और हम इसे लिखेंगे ग्राम। तो ये तो सेम ही है दोनों ही जगह पे, जैसे हम वहाँ पे AMU लिखते थे एक एटम्स के लिए, और एक मोल एटम के लिए हम लोग ग्राम लिखते थे, सेम वे में एक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग U लिखेंगे या फिर AMU लिखेंगे, और एक मोल मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग लिखेंगे ग्राम, ठीक है। जैसे मान लो अगर ग्लूकोज गिवन हो, ग्लूकोज यानी कि आपके पास ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड में हम मान लेते हैं C6H12O6, काउंट करके देखो 16 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 6, टोटल काउंट करोगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 180 ग्राम। वही अगर एक मॉलिक्यूल्स का मास होता तो 180U हो जाता या फिर 180 AMU। और 1 मोल ऑफ C6H12O6 की बात करें, यानी 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करें, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। चलो अगर ये क्लियर है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। गिवन मास
अपॉन, अब वहाँ पे क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि वहाँ पे आपका एटम था। यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यानी कि GMM। ठीक है, अब देखो इसमें इसको भी हम लोग एक और चीज़ से चेंज करेंगे कि GMM मीन्स क्या हो गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और GAM का मतलब हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला यूज ना करते हुए इनको चेंज किया गया कि आप कर सकते हो कि गिवन मास, यानी कि ये तो सेम रहेगा, और नीचे लिखा गया मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, अब क्या हो गया सर, मोलर मास क्या है, तो मोलर का मतलब होता है एक मोल, मोलर मास मीन्स एक मोल का मास। ठीक है, तो एक मोल का मास चाहे आपका वो क्या हो जाए, मॉलिक्यूल्स हो जाए या फिर एटम्स हो जाए। इस वजह से जब हमने अभी पढ़ लिया कि आपका एटम होगा तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लेंगे, और मॉलिक्यूल्स होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों को एक ही वैल्यूज मीन्स एक ही आपका फॉर्मूले पे रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो आपके पास ग्राम एटॉमिक या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास था उसको रिप्रेजेंट कर दिया मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मोल मास। ठीक है, एक मोल का जो मास आएगा, चाहे एटम हो तो एटम का एक मोल्स का मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल का एक मोल का मास हो जाएगा। या फिर यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आता है कि चलो सर अगर आप इसकी बात करते हो तो NaCl कैसा है, शायद अभी आपको फील ना आए कि NaCl मॉलिक्यूल्स है या नहीं है। तो NaCl को एक मॉलिक्यूल्स नहीं, हम लोग इसे फॉर्मूला कहते हैं। तो जब NaCl आ जाए इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला हो तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं, ऐसे कोई सब्सटेंस आ जाए जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये लेटर आपके चैप्टर में पता चलेगा, बाकी दूसरे चैप्टर में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं वहाँ पे, तो इसे हम लोग कहते हैं फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं कहेंगे, फार्मूला। अब ये फार्मूला है किसी भी, तो फार्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला वेट। तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन मास, फिर से गिवन मास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली लिख पाओ। यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे गिवन मास अपॉन फार्मूला मास या फिर फार्मूला वेट कहा जाता है। कि चलो फार्मूला है, अब यहाँ पे जब फंसा के फार्मूला है तो फार्मूला के लिए क्या कहेंगे, तो ठीक है, अगर फार्मूला है तो फार्मूला मास कह दो या फार्मूला वेट कह दो। फार्मूला वेट का मतलब एक मोल ऑफ दिस फार्मूला, यानी इस फार्मूला यानी कि NaCl का एक मोल उठाएंगे। ठीक है, NaCl प्रेजेंट है उसका एक मोल ऑफ NaCl उठाओ, और एक मोल ऑफ NaCl में जितने NaCl एक मोल ऑफ NaCl में जितना उसका मास होगा उस मास को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया। तो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुए होंगे कि पहला तो आपको बहुत इजी था, दूसरा में हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर आपको एक ही फार्मूले से याद रखना हो तो मोलर मास से याद रखेंगे। और ये NaCl अब याद रखें कि NaCl एक मॉलिक्यूल्स नहीं है, हम इसे फार्मूला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक होता है तो वो आपको बाद में पता चलेगा केमिकल बॉन्डिंग में कि क्यों ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला वेट। ठीक है, मोलर मास या मोलर वेट भी कह सकते हो, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब इनके बेसिस पे कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो अभी हमने फार्मूला पता, ओके बच्चों, तो देखो जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है ना उनके बारे में हम उन्हीं के रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे बहुत ईजी है। आपके पास गिवन मास कितना है, 300। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर यानी कि मॉलिक्यूलर मास नहीं, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम के लिए 40 प्लस कार्बन के लिए 12 और इसके लिए 16। तो 16 3 जा 48 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस 40 दैट इज 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। गिवन मास है 4.8 अपॉन CH4, यानी कि एक कार्बन है 12 और 4 हाइड्रोजन मीन्स 4। 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। तो ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 16 3 जा 48। तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, नेक्स्ट देखो 90U ऑफ C6H12O6। अब देखो 90U, U का मतलब आपको सबसे पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स का मास गिवन है तो एक मोल्स का मास निकालो। एक मोल का मास कैसे निकालेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, मोलर मास। मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 180। तो डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, और यहाँ पे 18 आई गेस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 टर्म जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन Na। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 73 U ऑफ HCl। फिर से देखो कि आपके पास 73 है और U है, तो U है तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए सबसे पहले U को कन्वर्ट करेंगे तो हम Na से डिवाइड करेंगे और HCl, एक Cl का आपका मास होता है 35.5 प्लस 1 36 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5, ये कैंसिल हो जाएगा किससे 2 से, तो ये हो जाएगा वैल्यू 2/Na। तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 600 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम चाहिए या फिर कार्बन या ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। हमें अगर पता चलेगा कि ये 5 मॉलिक्यूल्स है तो एक मॉलिक्यूल्स में एक कैल्शियम है तो 5 मॉलिक्यूल्स में 5 कैल्शियम होगा, या फिर एक मॉलिक्यूल्स में 3 ऑक्सीजन है तो 5 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, टोटल 18। तो सबसे पहले आपका टास्क है ये पता करना कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एज इट इज़ फार्मूला 600 यानी गिवन मास अपन मोलर मास, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 100। कैलकुलेट करके देखो 40। ठीक है, अच्छा इसमें हमने देखा था यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट 100 आया था तो 100 आएगा यहाँ पे, आंसर आ गया 6। देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 इंटू Na। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुका है, यानी कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल्स में एक कैल्शियम है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, सेम कैल्शियम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं उतने कैल्शियम होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में एक कैल्शियम। सो नंबर ऑफ Ca एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ Ca एटम दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू Na। नेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो एक मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन है तो 6 Na मॉलिक्यूल्स में 6 Na कार्बन हो जाएगा, तो 6 इंटू Na। बट यस ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स लेते तो 3 और 3 6, यानी कि 6 एटम हो जाते हैं ऑक्सीजन के, और 3 मॉलिक्यूल्स के लिए 18। तो इसी तरीके से आपके पास टोटल 6 Na है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 18 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स आ चुका है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात कर लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। कैल्शियम के बाद कार्बन और फिर ऑक्सीजन। क्लियर है। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 20 कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन। मास नंबर है 40, 40 से सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 20। कार्बन का होता है 12। ठीक है, मास नंबर। चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6, और मास नंबर 12 है तो 12 से हालांकि प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ हो जाएगा 6। ऑक्सीजन का क्या होता है आपका 8, एटॉमिक नंबर 8 तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 8, और आपके पास मास होता है 16, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 8। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने टोटल, इलेक्ट्रॉन की बात करें कैलकुलेट करके देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पास। अच्छा ऑक्सीजन के कितने एटम है ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के 3 एटम एक मॉलिक्यूल्स में, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 20 दैट इज़ 50। तो ये हो गया 50, ये भी 50 और ये भी 50, यानी एक मॉलिक्यूल्स में 50 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल्स में 50 प्रोटॉन है और 50 न्यूट्रॉन है, यानी सभी सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल मॉलिक्यूल्स में क्या है, सी यानी कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया
तो एक मॉलिक्यूल्स में 50 इलेक्ट्रॉन, 50 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल्स में 50 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हाँ 50 इलेक्ट्रॉन है, तो एंड 6 Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ कि एक मॉलिक्यूल्स में आपका 50 इलेक्ट्रॉन, एक में 50, तो 6 Na में 6 Na इंटू 50। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर प्रोटॉन की बात करें या फिर न्यूट्रॉन, तीनों सेम होगा। ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 इंटू Na, तो इसे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 300 Na। ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अगर ये डिफरेंट होता तो हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो निकाल लो, और फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन निकालो और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके क्या ऐसा भी आता है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमें इससे पहले ये पता कर लेते हैं कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जो टेबल बनाया था वहाँ पे हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में इतने होते हैं। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अगर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी आ सकता है। तो हमें पता है इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, तो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या पूछा था यहाँ पे कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मोल में पहले हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पहले वो पता कर लो, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक मोल का जो चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जब अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो ये आता है 96500 कूलम। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई ये 1 फैराडे के इक्वल लिखा जाता है। जब आप फैराडे लॉ पढ़ोगे तो फैराडे लॉ तो वहाँ पे पढ़ोगे फैराडे लॉ में, बट अभी आप याद कर लो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है कि अगर आपको कूलम से फैराडे में जाना हो तो 96500 कूलम को 1 फैराडे कहा जाता है, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे का चार्ज होगा। ठीक है, जैसे होता है ना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सेम 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आप बाद में पढ़ोगे, अभी बस इसे याद रख लो। और यहाँ पे क्या कंडीशन पड़ा कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे चार्ज है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हो जाएंगे 2 मोल, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता रहता है हर जगह पे, तो 2 मल्टीप्लाई इतना रहता तो 2 फैराडे हो जाता। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे 3 फैराडे। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ Mg+2 में कितने चार्ज होंगे। चार्ज पूछा गया आपको फैराडे में, तो आप कैसे बनाओगे इसको, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम +2 यानी कि यहाँ पे +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तो जो भी चार्ज है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक मोल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +2 है ना, तो एक मोल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 फैराडे आ जाएगा। ठीक है, 2 फैराडे। नेक्स्ट 1.6 मोल ऑफ एल्युमिनियम +3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 1.6 है, ये तो 1 मोल था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था। 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे अगर सिंपल Na+ होता है, जैसे K पॉजिटिव है तो 1 मोल के लिए K पॉजिटिव के लिए 1 फैराडे तो 25 है, तो 25 फैराडे। तो मैं बात कर रहा था कि 1.6 मोल ऑफ एल्युमिनियम +3। ठीक है, सिंपल सोचो कि अगर 1 मोल ऑफ कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे होता,
तो 1 मोल ऑफ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 फैराडे हो जाता, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1.6 है, तो उस 3 से 1.6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई 3 फैराडे। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यानी इस मॉलिक्यूल्स में यानी कि इस आयन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल ऑफ दिस, अगर हम आयंस की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक आयंस में, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 2 इंटू एनी, तो यहाँ पे 0.8 है तो 0.8 इंटू 2 फैराडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, 25 मोल ऑफ के पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ के पॉजिटिव में पोटाशियम पॉजिटिव में यानी कि आपके पास Na इलेक्ट्रॉन होता, तो 25 मोल में क्या हो जाएगा, 25 इंटू 1 फैराडे, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में मास कितना होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9 पॉइंट आपका आ जाएगा 1 इंटू 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो सबसे पहले 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हें लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6.023 इंटू या फिर 23 इंटू 10⁻23, ये पॉइंट्स नहीं आएगा, ये 10 होगा, ठीक है, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर हमें पता है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका सिंपली कि हाउ मेनी मोल्स, जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन था जेईई मेंस में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg, ठीक है। यानी कि आपको पूछा था कि 1 kg मास इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको 1 kg इलेक्ट्रॉन लेना है, आप जाओ लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, वहाँ से 1 kg इलेक्ट्रॉन को उठाओ और उस 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, ये आपको पता करना था। अब देखो ऊपर वाले रिलेशन को यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, हम इसे Na लिख सकते हैं इस वैल्यू को, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतनी kg होता है, तो 1 kg में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर लो, यानी कि यूनिटरी मेथड रिवर्स वे में लगा लो, यानी 1 kg में क्या आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 kg, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं कि 1 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के, क्लियर है। तो यूनिटी मेथड से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को जो जेईई में पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यानी कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, यानी CH4 का हम कितना वेट ले, यानी कितना मास लें, दैट शुड बी टेकन विच कंटेन 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। अब देखो हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकालना सीखा था। अब नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे ये पहले देखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा तो हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 10⁻24/4। कैसे, अब देखो एक मॉलिक्यूल में यानी एक CH4 में 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन में कितने आपके पास CH4 होंगे, 1/4 CH4, 1 मॉलिक्यूल्स 1/4 ऑफ CH4। रिवर्स देख लो, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम यानी कि 1/4 ऑफ आपका आ जाएगा एक मॉलिक्यूल्स का 1/4 होगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने एटम्स हैं, दैट मच ऑफ एटम, तो जितने एटम में क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिवर्स ही सोचो, आपका जस्ट रिवर्स
कि एक मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन था, यानी कि आपके पास अगर 40 मॉलिक्यूल्स है तो 40 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 40 से 4 से मल्टीप्लाई तो 160। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन से रिवर्स आओगे तो इस जो 4 से मल्टीप्लाई किया था हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसे कैंसिल आउट करोगे तो 6 × 10⁻23। और इस क्वेश्चन में सजेशन है कि आप एवोगाड्रो नंबर यूज करो 6 × 10⁻23, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो फिर से रिवर्स चलो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर मीन्स n इंटू एन ए मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आता था, मॉलिक्यूल्स मीन्स m मान लो, मॉलिक्यूलिटी यानी मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाला तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से एन ए को डिवाइड कर देंगे। तो एन ए को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिवाइड करें नंबर ऑफ यानी एवोगाड्रो नंबर से तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, हमें चाहिए मास। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, गिवन मास, यानी कि मास हमें जो निकालना है अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास हमें पता है CH4 का मोलर मास क्या हो जाएगा, 12 + 4 16। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा आपका, तो मास आप अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 1 दैट इज 16 ग्राम, ठीक है। देखो जो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ ना कि यहाँ से एक दूसरे के रिवर्स में, उसको मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखा देता हूँ किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। देखो कहीं भी अगर मास गिवन हो आपको, मास से नंबर ऑफ मोल्स में जाना हो, तो मास से नंबर ऑफ मोल्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, m फॉर मोलर मास। तो हम पहुँच जाएंगे किस में, नंबर ऑफ मोल्स में। क्लियर है, कभी भी जब मास से आपको नंबर ऑफ मोल्स में जाना हो तो हम क्या करेंगे, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। और जस्ट अगर हमें नंबर ऑफ मोल से मास में आना हो तो नंबर ऑफ मोल से मास में आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मोल्स से मास पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह से अगर मोल्स से हमें मॉलिक्यूल्स जाना हो, मोल से मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स जाने के लिए अभी हमने देखा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है Na से, ठीक है। तो हम पहुंच जाएंगे किस में, मॉलिक्यूल्स में। तो हमें पता है कि अगर मोल से मॉलिक्यूल्स में जाना हो तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, और मॉलिक्यूल्स से अगर मोल्स में आना हो तो हम क्या करेंगे, Na से डिवाइड, यानी कि डिवाइड कर देंगे हम Na से एवोगाड्रो नंबर से, तो मॉलिक्यूल से मोल्स पहुँच जाएंगे, जो अभी हमने किया था यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे किया था, मॉलिक्यूल से हमने मॉलिक्यूल्स था, मॉलिक्यूल से एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब देखो मॉलिक्यूल से हमें अगर एटम्स में जाना हो, मॉलिक्यूल से हम एटम में भी गए थे, तो मॉलिक्यूल से एटम में जाना हो तो मॉलिक्यूलरिटी यानी कि m मान लो, यहाँ पे m' मान लो, मॉलिक्यूलरिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स आपका एटम कितना है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स अगर CH4 का 2 होंगे तो हाइड्रोजन का आपका एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 × 4, यानी कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलरिटी 4 है। तो पार्टिकुलर जिस एटम को निकालते हैं उस एटम का आपका मॉलिक्यूलरिटी यानी उसका आपका नंबर ऑफ एटम्स लिखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे एटम्स पे, और एटम्स से फिर हमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मानो जैसे यहाँ पे किया था तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलरिटी से, और जिस पार्टिकुलर एटम गिवन होगा उसी के मॉलिक्यूलरिटी से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर मॉलिक्यूल से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे। यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में जो हमने देखा था, तो हमने क्या किया था वहाँ को, यानी कि एक मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, तो हम पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। इसको मल्टीप्लाई कर दो कि मॉलिक्यूल्स कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई का साइन लिख लिया, यहाँ से पता चल जाएगा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन वन मोल नहीं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में जितना है तो टोटल मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ओके।
नेक्स्ट देखो सेम ही क्वेश्चन है, सेम जैसा क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है आपका C6, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका C6H12O6, ठीक है। इसका मोलर मास क्या होता है 180, क्लियर है। अब देखो ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻26 अपॉन डिवाइड हो जाएगा किससे आपका, यानी कि कितना आपका मॉलिक्यूलरिटी है ऑक्सीजन का गिवन है ना, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलरिटी क्या है आपका 6 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 6.2, तो यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻26 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। अलग अलग नंबर को अप्रोक्सीमेट ये लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.2 टाइम्स, और ये जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 10⁻3 रहेगा, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2, एक 10 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो जब नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है तो नंबर ऑफ मोल्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मास के लिए, तो इसको करेंगे मोलर मास से 2 इंटू 10⁻2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा आपका मास। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। 10 तो 10 हम 3 कह सकते हैं, दैट मच ऑफ ग्राम, या फिर कह सकते हो 36 kg। सो दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 दैट मच ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिमूव, यानी इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव करना है। तो 22 ग्राम में कितने CO2 हैं पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितने रह गए उसके मास और नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं CO2 का। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, 22 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, यानी कि आप 2 या तो फिर 2/16 को ऐड कर दो और कार्बन का 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 44, तो 44 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 टाइम्स से जाएगा, तो 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स शुरू में हमने 1/2 लिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 6 वैल्यू ले लेते 6 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल आउट होगा 3 से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 10⁻22, क्योंकि सेम पावर बनाना था मुझे। तो 30 इंटू 10⁻2 मॉलिक्यूल्स में से 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया, तो बचा कितना, तो 30 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आपका पावर यहाँ पे 10 पावर सेम है। याद रखना सब्ट्रैक्ट या एडिशन तभी कर सकते हैं जब उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो दोनों सेम हो, यानी कि उनको कॉमन ले लेंगे। तो 30 में से 3 जाएगा तो 27, तो कितने मॉलिक्यूल्स बचे, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, या फिर रिमेनिंग कह सकते हो, या फिर लेफ्ट, कितने लेफ्ट रह गए आपके पास 27 इंटू 10⁻22, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रह गए। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूँ शॉर्ट में, जगह कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻23। अब देखो हमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको 2.7 बना लिया, 10⁻23 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर अगर हम पॉइंट में निकालते हैं तो पॉइंट में कितना आ जाएगा 24, तो 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा 3 यानी कि 5 टाइम्स, तो 0.45। यहाँ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.50, तो 0.50 में 50 में से नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.50 था, अब 0.45 हो चुका है, तो दैट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। यानी सोच सकते हो कि सिर्फ 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हमने रिमूव कर दिया, फिर भी अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स अभी भी उसमें पड़े हैं। क्लियर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ओके, 2 अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट मास ऑफ इथेन, इथेन का मतलब होता है C2H6, पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मास, व्हाट मास ऑफ इथेन, इथेन का कितना मास शुड बी टेकन, मींस कितना मास लिया जाए, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 18 ग्राम ऑफ CH4, मीन्स CH4 में हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम और इथेन में नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो यहाँ पे सिंपल हम करेंगे कि नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम इन C2H6 इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन CH4। ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि C2H4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और CH4 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। अब जब मास गिवन है तो मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ, अगर आपके पास मास है 18 ग्राम, तो 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16, तो 16 आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 एक मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया इन CH4। सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो। तो यहाँ पे मास हमें नहीं पता, तो मास हम मान लेते हैं W, और इसका आपका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन के लिए 12 टू 24, 24 और 6 दैट इज 30, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल्स में 6 हाइड्रोजन है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा, सिर्फ W निकालना है आपको, Na और Na कैंसिल, और यहाँ से आप W क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये टास्क यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, अब W यहाँ से निकाल लेना कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से वही रिमूव वाला क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्टी किया गया है। क्या किया गया कि फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल है, 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल, इसमें से दैट मच ऑफ एटम आर रिमूव, इतने एटम्स को रिमूव किया गया। तो पूछ रहे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बचा कितना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन में देखो कि नंबर ऑफ पहले नंबर ऑफ मोल्स तो निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, तो हीलियम का 4 होता है मोलर मास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 12, ठीक है। तो हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स 12 था। अब कह रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 6 × 10⁻23 एटम्स अगर रिमूव किया जाए तो ये बताओ कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हीलियम का रह गया। यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले यहाँ तक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इतने एटम्स है तो इतने एटम्स से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब देखो एटम से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो अब देखो हमें हीलियम क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो हमें अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे एटम से मॉलिक्यूल्स जाते थे ना, तो एटम से मॉलिक्यूल्स जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता था, ठीक है, और मॉलिक्यूल से एटम्स जाने के लिए मल्टीप्लाई। तो एटम से मॉलिक्यूल्स के लिए डिवाइड करना पड़ता है, बट आपका हीलियम मोनो एटॉमिक है तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहीं आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यानी कि मॉलिक्यूल्स जैसा था वैसी नंबर ऑफ एटम्स आ चुका है। अब वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कि कितना आपने रिमूव किया, कितना आपने रिमूव किया, यानी कि 6 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते थे। यहाँ पे एटम्स है तो नंबर ऑफ एटम्स से ही हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 मोल हमने रिमूव कर लिया। तो कितना बचा, तो रिमेनिंग कह सकते हैं आपके पास 12 - 1 = 11। तो अभी भी 11 मोल्स आपका हीलियम का बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज लेफ्ट ओवर द सैंपल, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही कार्बन के ही नंबर ऑफ अगर एटम्स हो किसी कंटेनर या सैंपल पे मान लो, तो बताओ कि कार्बन का मास कितना होगा। क्वेश्चन सुनो फिर से ध्यान से कि जितना यहाँ पे नंबर ऑफ हीलियम का हमने मोल्स निकाल लिया, मोल्स से पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ हीलियम एटम बचे हुए हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हीलियम एटम बचे हुए हैं उतनी ही अगर कार्बन के नंबर्स हो, यानी कार्बन के भी नंबर ऑफ एटम उतने ही हो किसी भी दूसरे सैंपल या फिर किसी अलग से, तो उसमें बताओ कार्बन का मास कितना होगा। तो अब देखो हम एटम से ना करके मोल से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो कार्बन के जितने नंबर ऑफ एटम है उतने अगर हीलियम के एटम है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। किस तरीके से, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल्स में जाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, और दोनों ही मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक में हम मॉलिक्यूल्स में जाएंगे नहीं, मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो दोनों में ही सेम है। तो दोनों में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही सेम है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एन से डिवाइड होगा। तो हमें पता चला कि जितना आपके पास हीलियम का रिमेनिंग बचा है उतनी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा आपका 11, और इसका मास क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मोलर मास से, तो मास आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आई होप जितने भी सारे हमने क्वेश्चन किया मूल कॉन्सेप्ट में ये सारे क्लियर हुए होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।